स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, APGR स्कोर। ये वो स्कोर है जो जन्म के ठीक बाद नवजात शिशु के स्वास्थ्य को समझने में मदद करता है। तो ये है क्या असल में, और क्यों इतना ज़रूरी है? देखिए, हमारे पास एक मेडिकल दस्तावेज है जिसमें इस स्कोरिंग सिस्टम को काफ़ी विस्तार से समझाया गया है, और आज हम इसी जानकारी के आधार पर APGR स्कोर को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलग अलग हिस्से क्या हैं, स्कोरिंग कैसे होती है, और नवजात शिशु की देखभाल में इसका क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। APGR स्कोर ये बेसिकली जन्म के तुरंत बाद बच्चे के कुछ ज़रूरी शारीरिक संकेतों का एक स्टैंडर्ड तरीका है जांचने का। इसे आमतौर पर 2 बार किया जाता है, जन्म के ठीक 1 मिनट बाद और फिर 5 मिनट बाद। ये 2 टाइम पॉइंट्स क्यों चुने गए हैं, इसमें कुछ खास बात है? हाँ बिल्कुल, ये समय बहुत सोच समझ कर चुने गए हैं। देखिए, जो 1 मिनट वाला स्कोर है वो हमें बताता है कि बच्चे ने जन्म की प्रक्रिया, जो कि एक तनावपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, उसको कैसे झेला है, उसकी एकदम तत्काल स्थिति क्या है। और फिर जो 5 मिनट का स्कोर है वो ये दिखाता है कि बच्चा बाहरी दुनिया के माहौल में, मतलब हॉस्पिटल के माहौल में, कितनी अच्छी तरह से ढल रहा है, उसका अडेप्टेशन कैसा है। तो एक तरह से ये बच्चे की कंडीशन का एक क्विक स्नैपशॉट है। फौरन पता चल जाता है कि क्या किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत है या नहीं। अच्छा, और ये नाम एपीगार, ये तो एक एक्रोनिम है ना? इसके 5 हिस्से हैं। जी हाँ। ए से अपीयरेंस यानी त्वचा का रंग, पी से पल्स यानी हृदय गति, जी से ग्रिमिस मतलब उत्तेजना पर प्रतिक्रिया, फिर ए से एक्टिविटी यानी मांसपेशियों की टोन, और आर से रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। बिल्कुल। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है ए, अपीयरेंस, त्वचा का रंग। इसमें बच्चे की स्किन का कलर देखा जाता है। स्कोर 2 मिलता है अगर पूरी बॉडी गुलाबी है। हाँ। स्कोर 2 तब जब बॉडी तो गुलाबी हो पर हाथ पैर नीले हों, उसे एक्रोसाइनोसिस कहते हैं शायद। जी, एक्रोसाइनोसिस। हाँ, और स्कोर 0 अगर पूरा शरीर ही नीला या पीला पड़ गया हो। ये रंग इतना जरूरी क्यों है? देखिए, रंग सीधे तौर पर यह बताता है कि बच्चे के खून में ऑक्सीजन का लेवल कैसा है। अगर पूरा शरीर नीला या पीला है, मतलब स्कोर 0, तो ये गंभीर हाइपोक्सिया का संकेत हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। और जहां तक स्कोर 1 की बात है, यानी सिर्फ हाथ पैर नीले होना, एक्रोसाइनोसिस, वो जन्म के बाद काफी आम है, खासकर अगर डिलीवरी रूम थोड़ा ठंडा हो। आमतौर पर यह चिंता की बात नहीं होती और थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। ठीक है। अगला है पी, पल्स यानी हृदय गति। यहाँ स्कोर 2 है 100 बीट्स प्रति मिनट या उससे ज्यादा पर। हाँ। 100 से कम होने पर स्कोर 1, और अगर कोई धड़कन ही नहीं है तो स्कोर 0। ये 100 की सीमा क्यों महत्वपूर्ण है? 100 बीट्स प्रति मिनट एक तरह की कट ऑफ लाइन है। इससे ज्यादा हार्ट रेट आमतौर पर स्वस्थ मानी जाती है। अगर 100 से नीचे जा रही है तो ये चिंता की बात है। ये दिखाता है कि बच्चे का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो शायद दबाव में है। और जाहिर है, स्कोर 0 मतलब कोई हार्ट रेट नहीं, वो तो एक बहुत ही सीरियस इमरजेंसी है। उसमें फौरन रिससिटेशन यानी जीवन रक्षक उपाय शुरू करने पड़ते हैं। समझ गया। फिर आता है जी, ग्रिमिस यानी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया। इसमें जैसे नाक साफ करते वक्त या पैर के तलवे को हल्का सा सहलाने पर बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, ये देखते हैं। जी। स्कोर 2, अगर बच्चा जोर से रोए, छींके या हाथ पैर खींचे। स्कोर 1, अगर सिर्फ मुंह बनाए या हल्की सी हरकत करे। और स्कोर 0 मतलब कोई रिएक्शन नहीं। ये क्या बताता है? ये असल में बच्चे की रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी को मापता है, मतलब उसकी न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया कैसी है। अगर बच्चा अच्छी तरह रिएक्ट कर रहा है, रो रहा है, हाथ पैर हटा रहा है, तो ये दिखाता है कि उसका नर्वस सिस्टम ठीक काम कर रहा है। कमजोर या कोई भी प्रतिक्रिया न होना ये चिंता का विषय हो सकता है। चौथा है ए, एक्टिविटी यानी मांसपेशियों की टोन। इसमें बच्चे की मसल्स में कितना खिंचाव है, वो कितना हिलडुल रहा है, ये देखा जाता है। हाँ। स्कोर 2 मिलता है अगर बच्चा एक्टिव है, हाथ पैर अच्छी तरह मोड़ रहा है। स्कोर 1 अगर बस थोड़ी बहुत हरकत या हाथ पैर में हल्का झुकाव हो। और स्कोर 0 अगर मांसपेशियां एकदम ढीली हों, कोई हरकत ना हो। मसल टोन से क्या पता चलता है? अच्छी मसल टोन बच्चे की ओवरऑल हेल्थ और खासकर उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेहत को दर्शाती है। अगर बच्चा एक्टिवली मूव कर रहा है, हाथ पैर मोड़कर रख रहा है, तो ये एक स्वस्थ संकेत है। वहीं अगर मांसपेशियां बिल्कुल ढीली हैं, जिसे फ्लैसिड कहते हैं, तो ये किसी न्यूरोलॉजिकल या दूसरी समस्या की तरफ इशारा कर सकता है। और आखिरी कंपोनेंट है आर, रेस्पिरेशन यानी श्वसन।
इसमें बच्चे की सांस लेने की कोशिश और उसकी क्वालिटी देखी जाती है। जी। स्कोर 2 है मजबूत, रेगुलर रोने या अच्छी तरह सांस लेने पर। स्कोर 1 अगर सांस धीमी हो, अनियमित हो या रोना बहुत कमजोर हो। और स्कोर 0 अगर बच्चा बिल्कुल सांस नहीं ले रहा। श्वसन शायद सबसे जरूरी है ना? निश्चित रूप से आप कह सकती हैं ये सबसे जरूरी घटकों में से एक है, क्योंकि प्रभावी श्वसन मतलब अच्छी तरह सांस लेना जीवन के लिए सबसे बुनियादी चीज है। जन्म के बाद बच्चे का पहली बार सांस लेना, फेफड़ों का ठीक से काम करना, ये बहुत जरूरी है। एक मजबूत लय में रोना ये दिखाता है कि बच्चा न सिर्फ सांस ले रहा है बल्कि उसके फेफड़े भी अच्छी तरह फैल रहे हैं। और स्कोर 0 यानी एप्निया या सांस न लेना, इसमें तो फौरन एक्शन लेना पड़ता है। तो ये 5 घटक हो गए। अब ये समझना जरूरी है कि इनका स्कोर मिलकर क्या बनता है। हर एक को 0, 1 या 2 पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ। और फिर इन 5 को जोड़ दिया जाता है, तो कुल स्कोर 0 से 10 के बीच होता है। बिल्कुल सही। और इन अंकों का मतलब समझना भी उतना ही जरूरी है। जैसा हमने पहले कहा, 1 मिनट का स्कोर तत्काल स्थिति बताता है, 5 मिनट का स्कोर अनुकूलन। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर स्कोर कम हो तो उसका क्या मतलब है और तब क्या किया जाता है? हाँ, ये जानना जरूरी है। आमतौर पर अगर स्कोर 7 या उससे ज्यादा है तो उसे सामान्य माना जाता है, मतलब बच्चा ठीक है। अगर स्कोर 4 से 6 के बीच है तो ये थोड़ी असामान्य स्थिति मानी जाती है। हो सकता है बच्चे को कुछ मदद की जरूरत पड़े, जैसे शायद थोड़ी ऑक्सीजन देनी पड़े या सांस लेने में हल्की मदद करनी पड़े। और अगर स्कोर 3 या उससे भी कम है तो ये एक गंभीर स्थिति का संकेत है। ऐसे में बच्चे को तुरंत और गहन पुनर्जीवन उपायों की जरूरत होती है, इंटेंसिव रिसर्सिटेशन जिसे कहते हैं। अच्छा। और एक बात और जो दस्तावेज में बताई गई है, अगर 5 मिनट पर भी स्कोर कम रहता है, मान लीजिए 7 से कम, तो इस मूल्यांकन को हर 5 मिनट पर दोहराया जा सकता है, जैसे 10 मिनट पर, 15 मिनट पर, 20 मिनट पर, जब तक कि बच्चे की हालत स्थिर न हो जाए। लगातार कम स्कोर बने रहना, हालांकि ये कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं है, पर हाँ, ये भविष्य में न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के थोड़े बढ़े हुए जोखिम से जुड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एपीगार स्कोर की अहमियत क्या है, ये क्यों आज भी इतना इस्तेमाल होता है? इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी और इसका मानकीकरण है। मतलब ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। ये दुनिया भर में स्वास्थ्य पेशेवरों को, चाहे वो कहीं भी हो, जन्म के तुरंत बाद नवजात की स्थिति का जल्दी से आकलन करने का एक साझा और ऑब्जेक्टिव तरीका देता है। इससे ये तय करने में मदद मिलती है कि बच्चे को सामान्य देखभाल चाहिए, थोड़ी मदद चाहिए या फिर गहन चिकित्सा की जरूरत है। ये तो इसकी उपयोगिता हुई, लेकिन क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस? हाँ, बिल्कुल है। और ये समझना बहुत जरूरी है। एपीगार स्कोर को कभी भी बच्चे के लंबे समय के स्वास्थ्य या उसकी बुद्धि या उसके विकास या व्यवहार का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये इसके लिए बना ही नहीं था। ये सिर्फ जन्म के समय, उस क्षण में बच्चे की शारीरिक स्थिति का एक आकलन है, तात्कालिक मूल्यांकन। अच्छा। अगर किसी बच्चे का स्कोर कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे आगे चलकर कोई स्थायी समस्या होगी ही। बहुत से बच्चे कम स्कोर के बावजूद बिल्कुल स्वस्थ बड़े होते हैं। और इसी तरह सामान्य स्कोर आना भी इस बात की गारंटी नहीं है कि भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी। ये बस अभी के लिए तत्काल देखभाल के निर्णय लेने में मदद करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने एपीगार स्कोर के 5 हिस्सों अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमेस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन को समझा। हाँ। उनकी स्कोरिंग कैसे होती है, 0 से 2 हर एक के लिए, कुल 0 से 10, ये जाना। और 1 और 5 मिनट पर इसका मूल्यांकन क्यों जरूरी है, इस पर बात की जी। और हमने ये भी समझा कि ये फौरन देखभाल के निर्णय में कैसे मदद करता है और साथ ही इसकी सीमाएं क्या हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सोचने वाली बात है कि 1950 के दशक में डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने ये जो सरल सा स्कोर बनाया था, वो आज भी इतनी मेडिकल तरक्की के बाद भी दुनिया भर में नवजात शिशु के मूल्यांकन का एक मुख्य आधार बना हुआ है। इसका इतने लंबे समय तक टिके रहना क्या दिखाता है? क्या ये इस बात का सबूत है कि कुछ बुनियादी क्लिनिकल टूल्स कितने कारगर और स्थायी हो सकते हैं? या फिर क्या अब समय आ गया है कि हम इसे खासकर कुछ विशेष परिस्थितियों में और आधुनिक तरीकों से, जैसे लगातार पल्स ऑक्सीमेट्री या दूसरी तकनीकों से बदलने या कम से कम सप्लीमेंट करने के बारे में सोचें? ये एक सवाल है जिस पर चिकित्सा जगत में लगातार विचार होता रहता है।
हाँ, ये वाकई एक सोचने वाला बिंदु है। इस पूरी जानकारी और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है एपीजीआर स्कोर पर यह बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।